तुम्हें वो लगा वाले में मैसेज किया सबने। ओपीडी वाले में किया शायद। नहीं, उसमें आरएलएम ऑडिबल में मैम। किया, कौन से में किया पता नहीं यार। मुझको क्यों नहीं आया मैसेज तक? ओपीडी वाले में किया है। आप हो गए ओपीडी वाले? हाँ जी। मैं नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं आया? आप नहीं हो? आई एम ऑडिबल। सुने मैम। तो कार्डियक पेशेंट आप चला म्यूट हो हुआ है। मैम, आपका माइक म्यूट है। चलो बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, देर तक। दो तीन दिन साफ बना देना। यू आर ऑन म्यूट मैम। गरम करने मुझे खा लगती है तीन नमकीन बात हुई थी आज मेरी। हाँ, ये बात बताइए कैसा था वो ऐसा कहानी। नहीं यार, एक ही है मेरा मतलब ऐसा। यू कैन स्टार्ट मैम। ठीक है। 10 लोग तो हैं अपन, है ना? रेस्ट बीच में कैन कौन? ज्वाइन ऑटोमेटिकली। कैन स्टार्ट। मेरी स्क्रीन कैसे बड़ी होगी? और सभी देखिए कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। सभी ने वीडियो नहीं ऑन किया हुआ है ना? हाँ नहीं मैम, वॉलंटियरली है, जिसको लगेगा वो फोन कर लेंगे। तो सारे केमिस्ट हैं। चलो ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान से। तो एक्चुअली आप सभी केमिस्ट हो, तो मैं एक बात बता दूं कि आप सभी हमारी हेल्थ केयर सिस्टम का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। मुझे लगता है पुष्कर जी सबको म्यूट कर देना चाहिए। यस मैम, मैं जिसको म्यूट कर देता हूँ। रहेगी और जिसको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, वरना इसमें अपने को डिस्टरबेंस आती रहेगी एंड यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माय टॉक प्रॉपरली। तो आप लोग अपने आप यस म्यूट कर लो, और यदि कंफर्टेबल हो तो वीडियो ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आर ऑन म्यूट मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके। अनम्यूटेड इन कॉल। तो आप जितने भी सभी हेल्थ केयर पर्सन्स हैं, आप सभी ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को सैल्यूट है और बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपका जो वर्क है ना वो कोई नहीं कर सकता। पता है आप लोगों को ये बात? आप लोग वहां वर्क कर रहे हो जहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी, कोई भी डॉक्टर फैसिलिटी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की शुरुआत है ना, वो आप लोगों से ही है। तो यदि इसलिए आपकी शुरुआत आपसे है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, पता है ये? आप नींव हो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की। अब मैं किसी गांव में रहूंगी सपोज, तो ये जो चंदन सिंह जी है, चंदन सिंह जी कौन से गांव के हैं आप? नहीं। चंद्र ये जी। तो जवाब। जी आशीष। आशीष जी आप नमस्ते मैडम। जगह से बिलोंग करते हैं? पुष्कर जी आप सबको। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ मैम। गुड इवनिंग। फरीदाबाद से कहाँ से हो आशीष आप? फरीदाबाद प्रॉपर मैं फरीदाबाद या कोई रिमोट एरिया से? नहीं, मैं बल्लभगढ़ से ही हूँ मैम। मतलब आपके आसपास कोई अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ये सब नहीं है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो देखो आशीष जी, मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग हो ना, आज सब लोग हमारे हेल्थ सिस्टम का ना बेस हो, बेस। जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट कहाँ जाएगा? मेडिकल स्टोर पे जाएगा। आएगा ना आपके पास में, आपको बोलेगा कि आशीष जी मुझे ये प्रॉब्लम है, अब आप मुझे ये मेडिसिन दे दो। तो आपकी ड्यूटी ना हम डॉक्टर से भी ज्यादा है, क्योंकि आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हो। आपकी जो गाइडेंस है ना, वो राइट गाइड होनी चाहिए। आपको मतलब पेशेंट को सही मेडिसिन देनी है, सही उनको गाइडेंस देनी है, ताकि उसको रास्ता दिखाना है बेसिकली। जैसे एक माँ बच्चे को उंगली पकड़वाना सिखाती है ना, कि ये लो, अब हमने आपको उंगली पकड़ने के चलना सिखा दिया है, ऐसे आशीष जी आप लोगों की ग्राउंड लेवल पे ड्यूटी है कि आप उनको सही राह दिखाएं। और बेसिकली मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे तो मोस्टली सारे पेशेंट्स फीमेल पेशेंट्स ही होते हैं, राइट? तो जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनकी बात को एक तो आराम से मतलब सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लेडीज की जो मोस्टली प्रॉब्लम रहती है ना, वो सारी पर्सनल हाइजीन से मतलब पूरी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है गायने के अंदर। तो एक तो जो भी लेडी आए आप उनको कंफर्टेबल, सबसे पहले कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दीजिए, ताकि वो आपको सारी जो भी
प्रॉब्लम्स है उसको खुलकर बता सके। और जो पेशेंट्स बिहाफ पे देखते हैं ना अपन, तो जो लेडीज पेशेंट्स आते हैं गायनी की ब्रांच में, वो 5 कैटेगरी के पेशेंट होते हैं। अब आप पूछो कैसे। एक वो पेशेंट्स आएंगी जिनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर चल रहे होते हैं। दूसरी पेशेंट्स आएंगी जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। तीसरी पेशेंट्स वो आएंगे जिनको मतलब कि है ना बेबी नहीं हो रहा होता, कंसीव नहीं हो रहे होते। और चौथा जो पेशेंट आते हैं वो होते हैं जो प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स हो गए। और पांचवे वो पेशेंट्स होते हैं जिनको जनरल कंप्लेन्स होती हैं, वे कंप्लेन जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, हाथों पैरों में दर्द हो गया, या कोई हार्मोन दिक्कत होगी। तो जो मोटी मोटी कैटेगरीज के पेशेंट्स हम देखें ना फीमेल के, वो 5 टाइप के ही होते हैं। अब हमारी जनरल अप्रोच क्या रहनी चाहिए बेस लेवल पे, ताकि आगे हम जब डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो मान लो आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको मेरा एग्जांपल दे देती हूँ। शायद मेरे से तो बहुत लोगों को शिकवे होंगे कि मैम आप तो मिल नहीं पाते, क्योंकि मेरी ओपीडी टाइमिंग ही ऐसी रहती है कि 10:30 से लेके मानो 3:30 तक पूरा पैकम पैक शेड्यूल होता है। तो उसके बीच में मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं वीडियो कॉल पे आप लोगों से बात कर सकूं। तो उस दौरान जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इवन मेरे लिए ही नहीं, आप जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तब तक के लिए आपका पेशेंट के पास में एक बेस लाइन रेडी होकर आ जाएगा, ताकि आप डॉक्टर से डिस्कस करने में बहुत इजी रहेगी कि आपको क्या पूछना है, टू द पॉइंट आपको ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में जो भी है वो आपको बता सकेंगे। तो पुष्कर जी क्या कहते हैं आपकी ऐसे डिजीज बाय डिजीज शुड आई डिस्कस अबाउट द पेशेंट? मैम जो रेलिवेंट डिजीज है उस पे स्टार्ट कर हाँ, दीजिए। जो बिल्कुल कॉमन पेशेंट्स आते जी हैं, जी। है ना। तो देखो जो मोस्टली पेशेंट्स आती है फीमेल पेशेंट्स, वो आती है आपके पास इरेगुलर पीरियड्स करके। तो वो कैटेगरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग एज होती है, या तो अनमैरिड होती हैं, या वो मैरिड होती है, या फिर ऐसे होते हैं जिनको हम मेनोपॉज बोलते हैं, जिसके पीरियड्स हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो सभी में एक चीज कॉमन है। एक तो आप जैसे ही पेशेंट आया आपने उनकी हिस्ट्री ली, सबसे पहले कैटेगरी ये बन गई सबसे इंपॉर्टेंट, कि पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है, बच्ची है या वो एजेड है, राइट, या वो बीच की मिडिल एज की वुमेन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही जो उनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनके कारण रहते हैं। अब जो बच्चियां होती है छोटी, जैसे 18-20 साल की अनमेरिड है, उनके पीरियड्स अभी धीरे धीरे स्टैब्लिश हुए हैं। तो स्टार्टिंग में जो पीरियड्स आते हैं स्टैब्लिशमेंट होता है, तो उनको टाइम लग जाता है सेट होने में पीरियड्स को। तो मान लो उनको ब्लीडिंग हैवी है, आप उनका एक बार एक सीबीसी, प्लेटलेट काउंट, एक थायराइड प्रोफाइल और एक सोनोग्राफी, इससे हमें ना काफी चीजों का पता चल जाता है। ये तो आप सभी जितनी भी एज ग्रुप की लेडीज है ना, जैसे डॉक्टर नहीं मिला तब तक आपने टेस्ट करवा लिए उनके, और मान लो ब्लीडिंग हैवी करके आई तो अपने पास जैसे पैरासिटामोल होती है वैसे क्या है, ट्रेनेक्समिक एसिड है, राइट। बहुत हैवी ब्लीडिंग है, आप ट्रेनेक्सा आईवी, ट्रेनेक्समिक एसिड आराम से लगा सकते हो पेशेंट को, ताकि थोड़ा रिलीफ मिल जाए। और मील वाइल अपने पास में उनके टेस्ट आ जाए। टेस्ट में बेसिकली सीबीसी, एक सोनोग्राफी, एक थायराइड प्रोफाइल, और नीड है जैसे अब मेनोपॉज है, पेरीमेनोपॉज है तो शुगर, आपने और सोनोग्राफी, ये जब आपके पास में इतना कुछ आ जाएगा ना, तो आप अपने डॉक्टर से आराम से बात कर सकते हो। डॉक्टर सुबह नहीं मिला दोपहर को मिला कि डॉक्टर ये टेस्ट हमारे हो गए हैं, और उसके हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं। अब ट्रीटमेंट प्लान में तो डिपेंड करेगा कि पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे अब छोटे बच्चे हैं उनको हम ज्यादातर टेनेक्समिक एसिड और मल्टीविटामिन इन्हीं पे रखते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उनको हार्मोन्स ना दें, उनको नॉन हार्मोन से ही पीरियड्स रेगुलराइज कराने की ट्राई करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अपने आप पीरियड्स सेटलमेंट हो जाते हैं। अब जो मिडिल एज ग्रुप आता है ना, उसके अंदर वो छुपाते हैं जो हिस्ट्री वो होती है प्रेगनेंसी की। उनको कुछ याद नहीं रहता, 1.5-2 महीने पहले हो सकता है एक बार 2 बार स्पॉटिंग हुई, मिस हो गया। तो ऐसे पेशेंट्स में ना आपको प्रेगनेंसी टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है करवाना, है ना। आप अपना जो मैंने बताया सीबीसी करवा लीजिए, थायराइड करवा लीजिए, यूपीटी करवा लीजिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सब केमिस्ट के पास वेरी इजीली मिल जाता है। और लगे हाथ उनको ज्यादा ब्लीडिंग है तो टेनेक्सा का इंजेक्शन, या फिर आपने टैबलेट दे दिया। अब मेनोपॉज लेडीज जो होती है ना, उनमें एक बार आप टेनेक्सा दे दोगे, मगर उनकी अप्रोच थोड़ी अलग होती है, क्योंकि जब इतनी कैसे लेट पे हो खाती क्या? जाती है। ये आईफोन जिसका भी है ना वो आप म्यूट कर लीजिए, मैं कर देती हाँ हूँ। हाँ हाँ, मिलता है काट के ना। क्या? पुष्कर जी ये शायद आप होस्ट है ये ना, खाती है कि नहीं खाती है? तो जिनका नाम आईफोन है ना आप उनको म्यूट कर दीजिए। अभी हेल्थ पार्टनर से मेरी रिक्वेस्ट है वो अपने आप को म्यूट कर ले।
ओके। तो मेनोपॉज में थोड़ा ये रहता है कि उनमें यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इस तरह की चीजें होने के चांसेस ज्यादा रहती हैं। तो उसमें यदि ब्लीडिंग नहीं ऐसे होती तो हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। तो आप जो भी नियर बाय, जिससे आपका कोलैबोरेशन होता है या नियर बाय हॉस्पिटल, आप अरेंजमेंट कराएं कि उनके एंडोमेट्रियम बायोप्सी हो सके, है ना। तो ये बेसिक अप्रोच उनकी रहती है जिन लेडीज के जो पीरियड्स है ना वो इरेगुलर रहते हैं। अब जो दूसरी प्रकार के पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज। सब लेडीज, 80% लेडीज जो आएंगी ना हमारे ओपीडी के अंदर, उनको यही प्रॉब्लम होती है, पीआईडी की। अब इसको कैसे डील करना है, अब आप लोग ज्यादातर मेल होते हो, वहां पर आपके पास एग्जामिनेशन की फैसिलिटी भी नहीं होती है, राइट। तो एक कोशिश करें कि कहीं उसका आसपास कोई सिस्टर है, कोई हेल्थ केयर, कोई पीएससी है, तो वहां पर उनका एक पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन हो जाए, ताकि उससे हमें पता चले। अब हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, एग्जामिन नहीं कर सकते, तो हम ये बता नहीं सकते कि जो उनको पीआईडी है वो किस टाइप की है। तो एक थोड़ा सा उससे हमें आइडिया होता है कि डिस्चार्ज कैसा है उनको, है ना। मतलब यूट्रस के माउथ पे अल्सर है क्या, कितने टाइम से हिस्ट्री है, काफी लॉन्ग डिस्चार्ज हो रहा है। डॉक्टर एमएस खान सर, प्लीज, जेंटल रिक्वेस्ट, म्यूट योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। तो आप उनका एक पैप्समियर होता है, क्योंकि जिसको लॉन्ग टर्म डिस्चार्ज होता है ना, उनको हमें पैप्समियर, जो मच्छरदानी के मुंह पे जो पानी होता है, बस उसको स्लाइड बना के भेजना है। ये आप करवा दीजिए उनके लिए। और साथ में जो एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ट्रीटमेंट जो भी हम दें, आप उनको मोटिवेट करें कि वो ट्रीटमेंट को ना पूरा ले। क्योंकि वाइट डिस्चार्ज एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्रोनिक बन जाती है। इसमें मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो ट्रीटमेंट को अधूरा लेते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन को रिकरेंट हो जाती है। और इसके साथ साथ में आप थोड़ा सा उनको है ना पर्सनल हाइजीन के बारे में, खाने पीने के बारे में, ये चीजें भी आप ही ने बतानी है, क्योंकि हम प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन नहीं लिख पाते हैं। तो जो साइड वाला काम है ना, जैसे मैंने बताया, आप मेन है हमारी। तो थोड़ा सा आप उनको बताओ कि आपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, लाइक चेंज योर अंडरगारमेंट्स 2 टाइम्स, जब भी वॉशरूम वगैरह जाएं, इंटीमेट एरिया को क्लीन करें, है ना, पानी वगैरह अच्छे से पिएं। और जैसे इसके अंदर थोड़ा डाइट का भी रोल है कि थोड़ा सा प्रोटीन की चीजें हैं, दालें हैं, थोड़े फ्रूट्स हैं, इनको ऐड कर रहे हैं। इम्यूनिटी वीक है, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज काफी होता है। और साथ ना आपको सबको पता है कि बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, कितना बढ़ रहा है हमारे इंडिया के अंदर। आप लोग 9 साल से लेकर 45 साल की लेडी जो भी आती है, उसको सर्वाइकल कैंसर प्रोटेक्शन वैक्सीन के लिए भी मोटिवेट करें। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है ना, ये 9 से 14 साल पे तो 2 डोज लगती है, और 14 साल के बाद में 3 डोज लगती है। तो आप लोग, मतलब जो भी यहाँ पे जेंटलमैन है, कौन लोग हैं जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगा रहे हैं, बता सकते हैं, या फिर हैंड राइज, या फिर यस, या फिर अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हैं। राकेश कुमार जी, लगाते हैं सर्वाइकल कैंसर प्रोटेक्शन वैक्सीन? नो मैम। क्यों नहीं लगवाते, आपको मालूम नहीं है, या पेशेंट अफोर्ड नहीं करता, या पेशेंट मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ तो मैम पेशेंट में अफोर्ड नहीं कर पाता है। गाँव है एकदम बहुत एक बात बताऊं राकेश जी, जी। एक भी दिन कैंसर में बिताना और एक कैंसर की वैक्सीन लगाना, बताओ कौन सा सस्ता पड़ेगा? वैक्सीन लगवाना सस्ता पड़ेगा। है ना। तो ये बात है ना, हमें उनको समझानी होगी कि जो कैंसर की सफरिंग है ना, वो बहुत गंदी है। और जब तक बच्चे, ये क्या है ये? और जब तक हाँ बच्चे, हाँ हाँ। कोई नहीं, हमको रिपोर्ट देख लेते हैं तो बना देते पुष्कर जी आप इन सबको म्यूट कर दीजिए डॉक्टर प्लीज, हारून ऐसे मैं बोल नहीं पाऊंगी। सभी हेल्थ पार्टनर से मेरी हैं। कौन सा रिक्वेस्ट करना है। है? थोड़ी सी भैया ये दवाई Which one? ढूंढ रहा हूँ मैं यार, तेरे आपको बॉक्स में कहाँ I रखा think था ये someone is देख। asking question to you. पुष्कर जी, यू आर द होस्ट ऑफ द जूम मीटिंग, म्यूट एवरीवन। None मैम। देखो, जब किसी लेडी को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जब तक हमें पता चलता है ना, ज्यादातर वो सेकंड स्टेज में पहुंच चुकी होती है। और सेकंड स्टेज में जाने के बाद
सिर्फ सर्जरी और रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और आज की जो सिनेरियो है उसके अंदर ये कैंसर छोटी लेडीज को भी हो रहा है, छोटी एज में भी, 28, 38, हर एज में सर्वाइकल कैंसर देखा जा रहा है। यदि आप थोड़ा सा अपने केमिस्ट की शॉप में बड़े बड़े बैनर लगाओ कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है सिर्फ टीके से, और फिर देखो आप कि पेशेंट आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा टीका है, मान लो 100 लोगों ने पूछा और उसमें से 5 लोग भी लगाते हैं ना, तो हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा। ठीक है राकेश जी, नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बताएंगे कि मैडम मैंने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाई जी है मैम, ना? जी मैम। हाँ, क्योंकि आप सब लोग एक बैनर बनवाओ जो भी आपके वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, लाइक हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, क्योंकि आप सब लोग इंडिया के कॉर्नर से हो, डिफरेंट कॉर्नर से, तो जी उनको पता चलेगा। और ये भी बताना है कि ये वैक्सीन सरकार कभी फ्री नहीं देगी, नहीं ले सकते हम इसको फ्री, हमें थोड़े से पैसे इकट्ठे करके ये वैक्सीन लगवानी है। ठीक है, तो जी ये मैम। जो पेशेंट्स थे ये वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट्स की अप्रोच थी, और इरेगुलर पीरियड्स वाले पेशेंट्स भी मैंने आपको बताया। अब जो इम्पोर्टेंट पेशेंट्स हैं वो है जिन्होंने कंसीव नहीं किया होता। वो पेशेंट्स इतने दर दर की ठोकरें खाते हैं, बेचारे बहुत हताश और पूरे परेशान हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कब हमें मतलब कि ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि बेबी के लिए, तो यदि कपल की एज 30 से कम है और कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, 1 साल उनकी मैरिज को हो गया और उनको बेबी नहीं हो रहा, एज 30 से ऊपर है, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, तो भी बेबी नहीं हो रहा, तो इन दोनों कंडीशंस में ही वो आपके पास में आएंगे कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा। तो आपको डिमोटिवेट नहीं करना कि अभी तो 1 साल ही हुआ है, अभी तो 6 महीने हुए हैं, नहीं। जब वो आए तो एक बेसिक वर्कअप होता है इनफर्टिलिटी का भी, सिंपल है। आप जो लेडी है उनकी जो फीमेल पार्टनर है, उनकी सीबीसी, उनका थायराइड, उनका एक ट्रांस विजाइनल सोनोग्राफी जो इंटरनल स्कैन होता है, ये करवा दीजिए, और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करवा दीजिए। जब तक वो डॉक्टर आपको मिलेगा, उनको आप बात करवाएंगे, तब तक आपके पास जो बेसिक चीजें है ना, ये आपके पास में होएगी। और यदि जो पार्टनर हैं वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का उनका एडिक्शन है, टोबैको च्यू करते हैं, आप उनको मोटिवेट कीजिए कि ये चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि 100% इन चीजों का फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, फीमेल तो आराम से टेस्ट करवा लेती है, एक तो मेल टेस्ट नहीं करवाते, और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, उसमें मेल इनफर्टिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये एडिक्शंस जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक बार आप उन लोगों को मोटिवेट कीजिए कि सिगरेट है जो ड्रिंक कर रहे हो, जो टोबैको च्यूइंग है, आप उसको क्विट करें। बेसिक टेस्ट आप करवाएं, आपको लगता है बेसिक टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, आप उनको फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन तो शुरू कर दीजिए। फिर आप आगे हाईफाई जो ट्रीटमेंट रहेगा, जो आगे के टेस्ट रहेंगे, जो इन्वेजिव टेस्ट रहेंगे, उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है, शंकर शर्मा जी, शंकर सारन, संघर्ष। यस मैम। आपको जो मैं बता रही हूँ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, या मुझे बताइए। हेलो। हाँ शंकर सारन मिश्रा जी, कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? यस मैम, यस, गुड इवनिंग मैम। गुड सब इवनिंग। समझ में आ रहा है मैम, सब समझ में आ रहा है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने बताया। ये इसके वेजिनिकल और ये क्या बोलते हैं, इनको फाइब्रॉइड्स बेटे के बारे कंसीव में। नहीं हो रहा है, वो आते हैं ना आपके पास ऐसे पेशेंट सारे? हाँ, फाइब्रॉइड्स को केसेस लेके मेरे गांव में आते हैं कि फाइब्रॉइड्स है, और आउटर आउटर वाल में है, कोई इनर वाल में है, कभी कुछ। तो आते हैं मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन मैं वैसे लोगों को मतलब ज्यादा मतलब नहीं देख पाता हूँ। वो बोल देता हूँ कि अच्छे डॉक्टर्स की तलाश में जाओ। मतलब यहाँ गांव में वैसी सुविधा नहीं है मैम। तो सुविधा नहीं है तभी तो जियो क्लिनिक ने हम लोगों को अपॉइंट किया है आप लोगों के लिए। आपके हाँ पास मैम। सुविधा नहीं है, आपके मान लो फाइब्रोइड है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बोलो मैं आपके डॉक्टर से बात करवाता हूँ, क्योंकि सारे जो फाइब्रोइड होते हैं ना, सारे फाइब्रोइड ऑपरेबल नहीं होते हैं। क्या है? मुंबई। हाँ, वो हाँ मेरा। ऑपरेबल तो नहीं होता है मैम।
हमें देखना पड़ता है कि जो फाइब्रोड है ना वो कहाँ पर है, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रही हैं, पेशेंट की क्या नीड है, और वो कितना बड़ा जी है। कई जी। बार छोटे छोटे पोलिप, फाइब्रोइड पोलिप होते हैं, वो यूट्राइन कैविटी के अंदर होते हैं। वो छोटा सा पोलिप हाँ भी बहुत परेशान करता है किसी लेडी को। तो बस एक ही हाँ, काम वैसे करना है आपने, इसी वजह वैसे से। ही केस वाले लोग आते हैं मैम मेरे पास, वैसे ही केस ना वाले दो इसको तीन बोलूंगी लेडी आती हैं जी। बस एक ही काम करना है, एक अच्छी जगह से सोनोग्राफी करवा दीजिए, ताकि हमको भी यहाँ अच्छा बैठ के पता चल सके कि पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या, अच्छा 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 अच्छा। है ना। जी जी। कौन जी है मैम। जिनसे हम कुछ पूछ सकते हैं? हम राजेंद्र कुमार जी का भी कुछ क्वेश्चंस थे मैसेज में कि सर्वाइकल कैंसर बताएं। की टीका की नाम क्या है, क्या कॉस्टिंग है उसकी। किसकी? सर्वाइकल कैंसर, देखो, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है ना, भारत सीरम ने बहुत सस्ते दामों पे उपलब्ध करवाई है सर्वावैक के नाम से। मगर उसकी जो स्टडीज है ना वो सिर्फ 26 साल की लेडीज तक की हैं। तो जो मेरा फेथ है वो गर्डासिल में है। मैं गर्डासिल 4 लगवाती हूँ। उसमें गर्डासिल 2 आता है, गर्डासिल 4 आता है, और गर्डासिल 9 आता है। अब आप बोलोगे मैडम ये तरह तरह के क्यों आते हैं? क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो एक वायरस होता है, एचपीवी, उसकी वजह से होता है। और उस एचपीवी के 4 स्ट्रेन होते हैं जो मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एच सर्वाइकल कैंसर के लिए। 16, 18, 11 या ऐसे कुछ 4 स्ट्रेन बने हुए हैं। तो जो बाइवेलेंट वैक्सीन होती है 2 स्ट्रेन वाली, वो सिर्फ 2 के अगेंस्ट इम्यूनिटी देती है। और जो 4 वाली होती है वो 4 के अगेंस्ट इम्यूनिटी देती है। और जो 9 वाली है वो 9 के अगेंस्ट इम्यूनिटी देती है। अब जो 9 वालों में देखे ना तो जेनाइटल वार्ट, वेजाइनल कैंसर वाले जो एचपीवी वाले स्ट्रेन है उनको, इन सबको भी कवर करती है। लेकिन 9 वाली पड़ती है 9,500 की या 10,000 की। तो वो तो चलो हर कोई लेडी अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है। अब जैसे अपन है, अपना बच्चा है, अपनी बेटी है 9 साल की, अपन लगाएंगे उसको 10,000 वाली, क्योंकि अपन को पता है ये 9 के अगेंस्ट इम्यूनिटी देगी हमारी बेटी को। हम 9,000 रुपये अफोर्ड कर लेंगे, 2 डोज लगेगी। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो गर्डासिल 4 लगवाओ। गर्डासिल 4 जो है ना वो, आप तो वैसे लेते हो स्टॉकिस से, तो आपको 3200 3300 रुपए की पड़ेगी। तो आप सोचो, 9,000 रुपये में पेशेंट को बच्चेदानी के कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। 95% एफिकेसी है इस वैक्सीन की। जितनी जल्दी लगाते हैं उतना जल्दी अच्छा प्रोटेक्शन देती है ये वैक्सीन। तो जैसे आपकी सबकी किसी की बेटियां हैं जो 9 9 10 10 साल की हो गई हैं, उनको तो लगवा लो आप, क्योंकि 9 से 14 साल तक 2 ही डोज लगेगी। हमारे 6,000 में हमारी बेटी जिंदगी भर के लिए सेफ है। अरे 5 5 हजार के तो गिफ्ट दे देते हैं हम बर्थडे पे, एक ड्रेस दिला देते हैं बच्ची को। तो मैं तो ये कहती हूँ ड्रेस छोड़ो, बच्ची को वैक्सीन लगवा लो। सोचो पूरी जिंदगी भर उसको रक्षा मिलेगी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की। और ये बच्चेदानी का मुंह का कैंसर नहीं, इसके अलावा एनल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, ओरल। जेनेटल वार्ट, जो जेनेटल वार्ट नहीं हो जाते, जो वार्ट जो आप क्या बोलते हो हिंदी में, उन सब से भी प्रोटेक्शन देता है ये। तो इसलिए गर्डासिल 4 रिकमेंड करो। उसकी स्टडीज लॉन्ग टर्म तक है, 45 ईयर तक की लेडीज में स्टडीज है उसकी। आई थिंक यहाँ पे कुछ फिजिशियन भी हैं जिन्होंने ऐड किया है ना पुष्कर जी? यस मैम, यस। हाँ, तो जो फिजिशियन है उनके लिए मैं बोलूंगी कि आप बॉयज को भी लगवाएं। 9 ईयर प्लस बॉयज में भी इसका रिकमेंडेशन आ गया 26 ईयर तक। बॉयज को ये पिनाइल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, एनल कैंसर, जेनेटल वार्ड से प्रोटेक्शन मिलती है, जो भी बहुत कॉमन फैल रहे हैं ये सब कैंसर्स। तो सोचो, जी हम यदि एक ऐसा वैक्सीन है हमारे पास जो कैंसर से मुक्ति देगा, तो क्यों नहीं लगवाएंगे आज की डेट में। ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन निकल जाए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को लेके लोग अवेयर हैं। छाती का जी। कैंसर लोगों ने सुना है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को लोग अवेयरनेस नहीं लेते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ब्लीडिंग होना मतलब, लेडीज थोड़ा सा नेग्लेक्टेड सी रहती हैं। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से ही ये जो वैक्सीन है ना, ये 2005 या 2006 में ही आ गई थी। उस वक्त मैं पीजी कर रही थी, तब से मुझे मालूम है कि इसकी वैक्सीन है, और मैंने बहुत जल्दी लगवा भी ली थी। तो मेरे कहने का मतलब है, लैक ऑफ अवेयरनेस है इसके पीछे। तो इसकी अवेयरनेस कहाँ से स्प्रेड होगी? आप लोगों से, क्योंकि आप हमारे ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं। आप नींव है हेल्थ केयर सिस्टम की। एक केमिस्ट वाला रखेगा ना, दूसरा वाला अपने आप ले आएगा उसको देख के। क्यों राकेश जी, ले आएगा ना? मैम, आगे। मैम ये मैं पूछना चाहता था कि HbA1c पेशेंट को भी एडवाइस किया जा सकता है ये वैक्सीन?
किसको? हेपेटाइटिस पेशेंट को, जो लेडी हेपेटाइटिस आती है। शायद हेपेटाइटिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो होते हैं, यदि उसको ये सब चीजें तो नहीं लगती। जी क्या कह रहे हैं डॉक्टर ए के चौधरी जी? कल्पना से चलो पुष्कर जी आगे चलें, फिर किसी की क्वेरी है? अभी मैंने 3 कंप्लेंट्स बताई हैं, वाइट डिस्चार्ज, इरेगुलर पीरियड्स, और जिनको कंसीव नहीं हो रहा, एचपीवी वैक्सीन के बारे में। हो सकता है आपने लेट ज्वाइन किया हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, ओपन हाउस है, यू कैन आस्क, ये ताकि व्हाइट डिस्चार्ज के लिए मैम जरा बता देंगे एक बार। काफी सर देखो डॉक्टर जेपी जी, वाइट डिस्चार्ज जो मैक्सिमली होता है ना, मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है वो, एनारोब्स जी फंगल। तो आप, वैसे तो देखो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता चल सके, बट क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम इतना एडवांस नहीं है आप लोगों का कि पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर पाए, तो आप उनको ना एक मिक्स्ड ट्रीटमेंट दीजिए स्टार्टिंग में। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन फर्स्ट चॉइस रहती है, जी साथ जी में एक ना एंटी फंगल दो, जैसे मैं कैंडिट्राइल देती हूँ, एट्राकोनाजोल, जी जी मैम। एनल पैसरी दीजिए। और आप ना पार्टनर की हिस्ट्री भी लीजिए, मेल जी जी पार्टनर को इन्फेक्शन है क्या, उनको कोई इचिंग है क्या प्राइवेट एरिया में। तो प्राइवेट तो एक पार्टनर को भी ट्रीटमेंट दीजिए। जी एक किट जी आती है जिससे एफ किट के नाम से, वीडीएम किट के नाम से, जिसमें 4 टैबलेट होती है। जी सिंगल जी कोर्स होता है, वो एक दिन में पूरा लेना होता है मेल पार्टनर को, क्योंकि जी हाइजीन अच्छी ना होने की वजह से और है ना बार बार रिलेशनशिप बनाने से जो पीआईडी होती है वो स्प्रेड होती है। अब उनको ये भी मोटिवेट करें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, और साथ में जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, निरोध है, उनको भी प्रमोट कीजिए कि ये यूज करो जब तक आप दोनों पार्टनर ठीक नहीं हो जाते। क्योंकि क्या होता है ना, वाइफ को इन्फेक्शन है, वाइफ सिम्टोमेटिक हो जाती है, हस्बैंड जी को मैम। सिम्टम, उनको सब जी जी क्लिनिकल रहता है इन्फेक्शन, उससे वाइफ को फिर से इन्फेक्शन होती रहती है। तो जब तक सोर्स खत्म नहीं करेंगे, इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। तो जी जी मैम। दामों में मोस्टली टिबैक्टमी तो हो जाती हैं, तो वो सोचते हैं बैरियर्स क्यों यूज करें। तो हमें उनको बताना होगा कि इसका सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, ये जो इन्फेक्शन है उसको भी स्प्रेड होने से रोकता है। जी मैम। तो आप लोग अवेयरनेस फैलाएंगे ना, छोटे छोटे पैम्पलेट हैं, हिंदी वाले पोस्टर्स हैं, वीडियो वो जैसे कार्टून्स वाले, तो उनको जल्दी समझ में आएगा। जी मैम। जी और मैं आपके बैकअप में बैठी हूँ, मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सोनिया गुप्ता, जी इंस्टाग्राम जी मैम। है, फेसबुक है, आप दिखा दीजिए कि देखो डॉक्टर भी ठीक बता रहे हैं, तो उनको ठीक फेस मैम। होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और था मैम, ये पीसीओडी के केसेस ज्यादा निकल रहे हैं आजकल जो है बच्चियों में। बताइए, आप ही बताइए क्यों हो रहा है इतना, सबको पता है। अब लाइफस्टाइल, ये काज तो नहीं पता चलता है मैम। नहीं, इसका कॉज है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल जी की जो मैम। बच्चियां हैं ना, आजकल के जो बच्चे हैं, सारे स्क्रीन देख रहे हैं, हाँ स्क्रीन तो देख रहे हैं। और जंक फूड इतना बढ़ गया है कि सब लोग मैगी पिज्जा बर्गर, मतलब घर का खाना खा के बच्चे खुश नहीं हैं। जी जी मैम। फिजिकल जो एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों की, अब आज अपन से कंपैरिजन करो, मतलब मैं, आई एम 43 ईयर ओल्ड, और मैं स्कूल से आके अपना बैग फेंकती थी और मैं गली में खेलने के लिए जाती थी। जी मैम। और जब तक मैं 18 साल की थी मुझे नहीं पता था पिज्जा बर्गर ये सब क्या होते हैं। जी मैम। और आजकल के बच्चे, उनको इतना ज्यादा तो अपन खाने को देते हैं, मीठा, बेकरी फूड्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे वो कुछ नहीं करते, टीवी के आगे ही देखते हैं सारे मोबाइल और वीडियोस। तो जी मैम। उससे क्या है, मोटापा बढ़ रहा है। और जो हार्मोन चेंजेस है ना, जो बच्चों को मतलब लेट एज में आने चाहिए, 15-16 ईयर पे, वो उनके जल्दी आ जाते हैं। जी मैम। जी मैम। इसलिए पीसीओडी बढ़ रही है, बच्चों को जल्दी प्यूबर्टी के चेंजेस आ रहे हैं, जी लड़कियों को मैम। जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, इस सब का इफेक्ट पड़ रहा है। इरेगुलर साइकिल भी मैम बहुत ज्यादा केसेस निकल रहे हैं। हाँ, तो ये चीज अभी और बढ़ेगी जब तक हम अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे। हमें एक्टिव रहना है, मैं सबको बोलती हूँ, मैं खुद 1 घंटा जिम जाती हूँ, सबको पता है, पुष्कर जी को भी पता है। जी मतलब जी पिछले पिछले 5-6 सालों से डेली रेगुलर है मेरा, 1 घंटा एक्सरसाइज करना, 10,000 स्टेप्स करना, वाटर इनटेक अच्छा रखना, जितना हो सकता है बाहर का फूड अवॉइड करती हूँ, मीठा नहीं खाती मैं। मतलब ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आप उन बच्चियों को ट्रीट भी करते हैं, उनको दवाइयां भी देते हैं, तो भी आप ये बोलो कि दवाइयां तो असर करेगी जो करेगी, मगर दवाइयां तो असर करेगी जो अपना असर करेगी, मगर आपने अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना है। पेरेंट्स को समझाओ कि इनके मोबाइल छीन लो आप,
जी इनका मैम। जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट करो, फिजिकल एक्टिविटी लगाओ बच्चों को, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्लासेस होती हैं, जुम्बा है, मतलब अब हमारी, अब क्या है, गांव के बच्चे तो फिर भी गलियों में खेल लेंगे, जी जी मैम। हमारे को एकेडमी निकालनी पड़ती है। कोई जो लोन टेनिस जाओ, कोई क्रिकेट एकेडमी जाओ, स्विमिंग जाओ, जुम्बा जाओ, कुछ तो करो। जी मैम। जी मैम, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है मैम इससे। इसकी वजह से जॉइंट प्रॉब्लम्स, ओस्टियोआर्थराइटिस सब कुछ बढ़ रहा है। जी मैम। और इनके पिज्जा बर्गर मैगी ये सब बंद करवाओ। ठीक ठीक मैम, थैंक यू मैम। मैम मोबाइल छीनने से बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं। ये आदत भी तो अपन ने लगाई है ना, अपन ने लगाई है ये आदत। अब मैम हम किसी को एडवाइस करेंगे तो बोलेंगे अपना ही बच्चा है, उसको रोना थोड़ी दे सकते हैं कोई, रोना धोना स्टार्ट हो तो जाती इसलिए है। आपको हैबिट चेंज तो करनी पड़ेगी। आप उनको समझाओ, आज आप तो मोबाइल नहीं छीनोगे तो वर्चुअल ऑटिज्म होगा उनको। वो अब वर्चुअल ऑटिज्म भी बीमारी सुनी होगी आप लोगों ने। देखो, जो बच्चा पैदा हुआ उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी, अपन ने सीधा मोबाइल दिखाया, तो उसको लगा कि वाह दुनिया कितनी चकाचौंध है, यही दुनिया है। वो अपनी ही दुनिया में कैद है। अब आपको पता नहीं है, अभी इंडिया में ये सिनेरियो नहीं आया। आप बाहर की कंट्री में चले जाओ, वहां पे मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर बन चुके हैं। अब वो जल्दी ही समय हमारे इंडिया में भी आने वाला है। मोबाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल चुके हैं, जैसे लोगों को ड्रग्स वाले जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं ना, नशा मुक्ति केंद्र, ऐसे मोबाइल के नशा मुक्ति केंद्र भी खुल चुके हैं। बहुत बुरा सिनेरियो है बच्चों के लिए। हेलो, शुरू गुड से। इवनिंग। हाँ जी, डॉक्टर ओम कुमार जी। जी मैम, ये मेरा एक सवाल था। जैसे जो डिलीवरी के बाद बहुत लेडीज का ये होता है, 1.5 साल 2 साल तक मतलब पीरियड नहीं आती है। ये क्या कारण हो सकता है? ये तो पता ही है, लैक्टेटिंग होती है मदर्स, पूरा हाँ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जिसकी वजह से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है बॉडी में वो बढ़ जाता है। हाँ, और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो पीरियड्स आने नहीं देता है। लेकिन इस अच्छा। दौरान कॉन्ट्रासेप्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियड्स नहीं आना, दैट इज पीरियड नहीं आना, मगर प्रेगनेंसी फिर भी हो सकती है, क्योंकि फीमेल फर्टाइल रहती हैं, ओव्यूलेशन होती है उनको। जी। तो इसलिए उनको ये बोलना है कि चलो आपने 6 महीने वेट कर लिया, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए वेट कर लिया, जी। उसके बाद पीरियड नहीं आता है तो आप उनको विड्रॉल दे दो, लेके आओ पीरियड, हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। इससे अच्छा, ज्यादा मेडिसिन weight तो नहीं खिला आना। दो। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी। जी मैम, ये हर पीसीओडी में हार्मोन थेरेपी देना अनिवार्य होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नहीं जी। होता है। जी। डिपेंड करता है पेशेंट की मुख्य कंप्लेन क्या है। जी। जी। यदि पेशेंट की मेन कंप्लेन यही है कि उसको पीरियड नहीं आता, जी। जी। तो जैसे आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, मोटी मोटी लड़कियां, 3 महीने से जी। डेट नहीं आई, है ना, जी। 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 2.5 महीने से 4 महीने से पीरियड्स नहीं आया, तो पहले हमको उनको पीरियड्स लाने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सपोर्ट देना पड़ेगा, विड्रोल, ताकि उनको पीरियड आए। जी। फिर आपको उनको मोटिवेट करना है कि हम आपको दवाई देंगे 3 महीने लगातार, उससे आपको रेगुलर पीरियड आएंगे, जी। मगर आपने उन 3 महीने के बीच में अपना लाइफस्टाइल, अपने खाने का पैटर्न चेंज करना है। जी। बच्चों को समझाना है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, पीरियड यदि तुमको नहीं आएंगे तो जी। प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। जी। जो ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अपन देते हैं पीरियड्स रेगुलर करने के लिए, जी। उनको जी। 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। जी। फिर उनके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो जी। जी। पीसीओडी को जैसे मैंने बोला, वो एक बीमारी नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब तक अपन, कोई भी बीमारी होती है ना, अपन उसका रूट कॉज नहीं हटाएंगे ना, जी। तो वो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। जी। तो जी। उसका रूट हम। कॉज उसका लाइफस्टाइल है। हमें मोटिवेट करना होगा कि 3 महीने दवाई लो, इसमें आपका वेट भी जी। लूज होगा, आपके पीरियड भी रेगुलर आएंगे, मगर आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कि मैडम बाद में चल के ये कंसीविंग में प्रॉब्लम आ सकता है कुछ? आता है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं तो ओव्यूलेशन नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं होती। नहीं, हार्मोन थेरेपी मैम, अगर 3 साइकिल हम हार्मोन थेरेपी देते हैं थ्री उसके बाद। साइकिल तो हमें देने पड़ते हैं उनको रेगुलराइज कराने के लिए, लेकिन यदि वो कंसीव करेगी तो फिर आपको तो ओसीपी विड्रॉ करनी पड़ेगी ना। यदि आप हार्मोन थेरेपी देते रहोगे तो वो कंसीव थोड़ी ना करेगी, जी। जी। वो तो जी। कॉन्ट्रासेप्शन है। जी नहीं। जी। 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 तो यदि हमें लग रहा थैंक है यू कि मैम। पेशेंट ने अच्छा कर लिया है और वो अपनी बात मान रही है, अब हमें जी। उसको प्रेगनेंसी करवानी है, और वो कंसीव जी। अपने आप से नहीं हो रही है, तो हम जी। इसके ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं ट्रीटमेंट में।
अच्छा जी अंडा जी बनने की दवाई और इंजेक्शन लगाते हैं, और साथ में सोनोग्राफी करके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाते हैं अंडा बन रहा है कि नहीं। जी जी लेकिन मैं तो साफ बोल देती हूँ, तब तक ठीक नहीं होगी जब तक खुद के लिए कुछ नहीं करेगी। जी जी। कब तक खाओगी, अपना वेट रिड्यूस करना ही पड़ेगा। मतलब बुक में ऑलरेडी रिटर्न है कि आपने 10 kg वेट रिड्यूस किया, 20% ओवुलेशन तक बढ़ जाएगा आपका। जी जी। ये है इसके अंदर, क्योंकि सारा वेट बढ़ने की वजह से पूरा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बॉडी में, जिसकी वजह से पीसीओडी के सारे सिम्टम्स आते हैं। ओके मैडम। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी, मैम। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। अच्छा मैं जो है एक पेशेंट है, मतलब उसका जो है पीरियड का टाइमिंग जो है सेट नहीं है उनका। अच्छा, उनको ओवरऑल उनका वेट एल कितना है, उम्र कितना है उनका? उम्र है, दो बच्चे हैं उन पे, हालांकि 25 26 के लगभग एज है उनकी। अच्छा, 2 बेबी हैं। अच्छा। हाँ। और उनको जो है ओवरऑल एल 3 मंथ दी थी लगातार। मंथ के 3 मंथ दी थी, उसके बाद में ओवरऑल जी चलानी पड़ी है टेबलेट। एक ओवरऑल जी मंथ क्यों हो दिलाई 1 आपने? मंथ हो पहले गया ओवरऑल अभी। एल दी, फिर ओवरऑल जी क्यों दी आपने? सबका है 3 मंथ समझ। बाद वो जो पीरियड है ना, वो एक मंथ में 2 3 बार आ जाता है। मतलब आपको लगा कि ओवरऑल एल से सेटिंग नहीं हो रही है उसकी पीरियड्स की, तो ओवरऑल जी से हो जी गया। मैम। नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट किया है वो जो है टेबलेट। जब ना पीरियड्स इरेगुलर होती है ना, तो आप जी कंबाइंड मैम। डोज की ना देके प्लेन प्रोजेस्टेरोन दो। जो अपने जी रेजिस्ट्रोन मैम। और मेजिस्ट्रोन आते हैं ना 10 mg वाले, जी उस पर डालो जी जी उनको। मैम। ये गाना सेट जो आती है टेबलेट, हाँ, 10 mg। 10 mg वाले नो गाना सेट है। रेजिस्ट्रोन। क्योंकि जो ओवरऑल जी है ना, उसमें बहुत हाई डोज में एस्ट्रोजन है। जी तो मैम। यदि अपने को लगे कि जैसे ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये वाले होते हैं ना, जैसे ये अपना रेजिस्टेरोन है जिसमें नोरेथिस्टेरोन होता है बेसिकली सॉल्ट, ये ज्यादा हीमोस्टैटिक का काम करता है। जी मैम। तो यदि आपको लग रहा है कि ओवरऑल एल से सेट नहीं हुआ, पेशेंट 1 2 साइकिल देख लिया, तो आप डायरेक्टली प्रोजेस्टेरोन पे डालो, ओवरऑल जी मत दो उनको। ओवरऑल एल तो 3 मैंने ही खुद चलाया था पेशेंट का। ओवरऑल जी जो है एक गायनकोलॉजिस्ट मैम है, उनसे मैंने संपर्क किया था, तो उन्होंने वो ऐड करवाया था। उनसे फोन पर ये हाँ, बात हुई उन्होंने थी। शॉर्ट टर्म के लिए दे दिया, आ जाओ क्योंकि माता जी आ जाओ। ज्यादा नहीं हाँ। देते हम लोग। मैं तो जितना हो सकता है फिर उसको सिर्फ प्रोजेस्टेरोन से ही वहां मेंटेन। बैठो, मैं देखूं क्या हाल है इसका। बैठो। जी मैम। तो गायना सेट 10 mg मैम स्टार्ट करनी है उसकी है। सीआर, CR, गायना सेट CR। गायनासेट में सीआर आती है कि नहीं पता, रेजिस्ट्रोन सीआर आती है, नोस, और ये अपनी करीना एनसीआर आती है। रजिस्ट्रोन CR आती है। हाँ, 10 mg। तो ये ठीक अब मैम। इनको पीरियड आया कब है? अभी पीरियड अभी कल बंद हुआ है पीरियड जो है तो अच्छा, कल पेशेंट का। खत्म हुआ है इनको। हाँ, तो आप कल ये तक। साइकिल में 20 डेज के लिए ये दे दो इनको। और ऐसा क्यों हो रहा है ये पता लगाओ, सोनोग्राफी कराओ उसकी। ये सोनोग्राफी मैंने कराया था, उनका तो कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल हाँ, सब तो ये कुछ डीयूपी नॉर्मल हो है। गई। कैसी है पेशेंट, मोटी है क्या? ना मीडियम है, ना मोटी ना पतली। थायराइड जैसे करा लिया था पेशेंट होता। आपने? थायराइड। थायराइड भी नॉर्मल आया था। तो आप उसको यूट्राइन टॉनिक भी दे सकते हो, जैसे आपके पास M2 टोन सिरप वगैरह पड़े होंगे, जी मैम। एक वो भी दे दो साथ में। ठीक। जी मालूम कर रहा था। ठीक। थैंक यू। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या नाम है? ज्ञानेंद्र प्रकाश जी, हाँ जी। और मैडम बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो लेडीज जो बताते हैं कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब चल रहा है। कई बार देखा गया है कि जो इंटीमेसी प्लस 3 आती है तो वो देने से कंट्रोल हो गई है, बट उसको 1 महीना चलाते हैं तो नेक्स्ट 2 महीने तक उनकी रेगुलर आती है। बट 2 महीने बाद फिर से आके कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो मेंसेस है वो इरेगुलर हो गए, 15 दिन में आ रहा क्या है या टेबलेट एक्सटेंड हो देते रहा हो है। आप, क्या टेबलेट देते हो तो रेगुलर हो जाते हैं? इंटीमेसी प्लस 3, वो वही तो चीज है, डीजोजेस्ट्रॉल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये भी। लेकिन इसका सोल्ट अच्छा है, इसमें डिसोजेस्ट्रल है ना। जी तो अभी संजीव खान जी ने किया था ना बात, तो आपने जैसे ओवरऑल एल दिया। ओवरऑल एल क्या है ना, पुराने जमाने की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। और जो ये जी एंटीबेसी ये दे रही है ना, ये नए जमाने की है। तो यदि आपको देनी है ना, यंग पेशेंट्स होते हैं,
तो उनको न्यू वाली जो जनरेशन ओसीपीज है ना वो दीजिए आप। ये अच्छी है आपकी वाली डिसोजेस्ट्रल वाली, क्योंकि इसमें लो डोज प्रोजेस्टेरोन लेकिन होती है। मैडम इसमें मैडम दो आती हैं, जैसे अरिस्टो वाला एमआर आता है, वो बताता है कि जो हाँ, इंटीमेसी +3 वाली है वो मेंसेस रेगुलेटर है, और जो +2 आती है वो कंट्रासेप्टिव है। ऐसा नहीं होता है। यदि मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर वाली होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव भी होती है, डोजेज अलग अलग होती है। इनमें इस्ट्रोजन की डोज अलग होगी, 30 वाली होगी या 50 वाली होगी। ऐसे होता है, जैसे ओवरऑल जी लोगे तो 50 माइक्रोग्राम एथिलेस्टाडियोल होता है उसमें, और ओवरऑल एल में 30 होगा या फिर 20 होगा। ऐसा नहीं होता है कि जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होगी वो हार्मोन रेगुलर नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी ओसीपीज होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही होती हैं। इनके यूज अलग अलग होते हैं, किसी को हाई डोज देना पड़ता है, डिपेंड करता है। मान लो कोई ज्यादा मोटी है, वेट ज्यादा है, तो हो सकता है उसको 20 वाली से काम नहीं चलेगा, अपन को 30 वाली देनी पड़े। क्योंकि ओवरऑल जी तो बिल्कुल लास्ट है। ओवरऑल जी तो ये मानो बहुत कम दिया जाता है। नहीं, तो मैडम ये कह रहा था कि जो रेगुलेट करने के लिए ये जो टैबलेट है सिंगल साइकिल होती है, तो ये कितनी साइकिल कंटिन्यू करा दें जिससे कि तो आप उसका उसको मेंसेस 3 साइकिल दो, लेकिन आप साथ में ये भी पता करो कि उसको पीरियड्स गड़बड़ क्यों है। कई बार वाइट डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से भी पीरियड गड़बड़ होते हैं, थायराइड की दिक्कत होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो आपको ये सब भी देखना है, क्योंकि जब तक आप कॉज को रूल आउट नहीं करोगे, आप 3 महीने 6 महीने दे दोगे, उसके बाद फिर वो वैसी की वैसी हो जाएगी। जी मतलब जी, तीन उसका जो महीने कॉज। दे के देखो। हाँ, 3 महीने दे दो, 3 महीने बाद बंद करो। यदि पीरियड रेगुलर होते हैं, चल रहे हैं सही तो ठीक है, नहीं चल रहे हैं तो 6 महीने मैक्सिमम देना है अपने। एक एक स्ट्रेच में 6 महीने से ज्यादा उसे भी नहीं खिलानी। मैम जो ये 6 मंथ इसको कंटिन्यू करना है तो इसके 21 टैबलेट होती है, तो हाँ, मेंसेस खत्म होने के बाद 21 डेज इसमें भी। चलाएंगे, तो हाँ, कंटिन्यू पीरियड्स की 21 के बाद स्टार्ट करना है या नेक्स्ट मेंसेस कंप्लीट होने के बाद कराना है? आपने 21 दिन टैबलेट दे दी, पेशेंट पीरियड के लिए वेट करेगा, उसको पीरियड आ जाएगा, पीरियड के 3rd 4th डे से आपने नेक्स्ट स्टेप उसको शुरू करवानी है। हाँ। जी जी। अब तो कुछ थैंक यू ऐसी सर। भी आ गई है ना जिसमें डम्मी टैबलेट्स भी होती है। जैसे 21 तो ओसीपी होगी, और बाकी जो होगी वो डम्मी टैबलेट होती है, उसमें मल्टीविटामिन आयरन घुसा देते हैं ताकि पेशेंट भूले ना गोली लेनी। मगर फिर वो उल्टे पुल्टे काम वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डम्मी पहले खा लेते हैं, ये भी दिक्कत होती है। जो माला एंड जी माला टी आती है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जी मैम, मिलती है, वो उनमें, गवर्नमेंट सप्लाई आती हाँ उनमें 21 गोली तो व्हाइट रंग की होगी, और 7 गोलियां जो होती है वो काली होती है है। या हाँ लाल हाँ, होती है। तो वो जो सही कह 7 रहे हैं। काली या 7 लाल गोली होती है ना, विटामिन की गोली होती है। लेकिन वो क्या, बेचारे पेशेंट इतने भोले होती हैं कि वो बीच में उनको खा लेते हैं, उसकी जगह उनको बीच में पीरियड आ जाते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और दूसरा, पेशेंट को ये भी उनकी स्ट्रिप चेक किया करो। तो क्या करती है लेडीज, 10 दिन गोली खाएगी, 2 गोली नहीं खाएगी, 4 दिन खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, तो भी उनको स्पॉटिंग होती रहती है बीच बीच में। जी 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 मैडम। तो उनको थोड़ा सा अच्छे से बोलना है कि ये टैबलेट है ना, आप रोटी खाना भूल जाना, टैबलेट खाना मत भूलना। मेरा तो यही डायलॉग होता है। प्लीज। एक तो व्हाइट डिस्चार्ज की लेडीज है, और वो पिछले बताती है 3 साल से मुझे व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। उसने कई जगह चारों तरफ इलाज कराया, वो अपने पास भी आई, तो हमने भी कुछ दवाई दिया, आपसे आपसे नहीं कंसल्ट किया, दूसरी मैडम थी। तो उसने बस जहाँ उसको रिलीफ हो जाता है तो वो छोड़ देती है, और फिर 2 महीने बाद आ जाती है कि फिर से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। उसका ना आपको एक तो पेप्सिमेर कराना चाहिए, ताकि हमें पता चले बार बार इन्फेक्शन क्यों है। और यदि कोई सिस्टर वगैरह आपको अवेलेबल होती है तो उसका स्पेकुलम एग्जामिनेशन, भाई कोई बच्चेदानी के मुंह पे घाव तो नहीं है, जिसको अपन इरोजन बोलते हैं। क्योंकि ये जो पीआईडी वाले केसेस होते हैं, क्रोनिक केसेस होते हैं, ये जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। तो मैंने यही बताया था कि दवाई के साथ साथ में ना आप उनको थोड़ा न्यूट्रिशन के लिए भी बताओ, कि खाने पीने का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि गोलियां गोलियां खाती रहे। थोड़ा पानी पियो, थोड़ा प्रोटीन की चीजें खाओ, है ना, थोड़ा पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखो। जी ये भी है। मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू। हेलो। हेलो। जी हेलो। मैम। जी मैम नमस्कार सर। मैम जैसे बल्कि यूटर्स में क्या कर सकते हैं मैम? आजकल लोग इसमें आ रहा है दीपक बहुत जी, ज्यादा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी मैम कह रहे हैं जैसे बल्कि यूटर में क्या कर सकते हैं मैम? बल्कि यूटर, लेडीज में बल्कि बल्कि यूट्रस यूटर्स से आ रहा है फाइंडिंग हमारे। है, यदि कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को तो अपन सोचेंगे ना। बल्कि यूट्रस जी तो एक ऑब्जेक्टिव देखी गई फाइंडिंग है सोनोग्राफी में, कि किसी रेडियोलॉजिस्ट ने देखी, उसको यूट्रस बड़ा लगा, उसे बल्कि यूट्रस लिख दिया। लेकिन हमें ये असेस जी करना है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है। क्या उसको पीरियड्स गड़बड़ है, क्या उसको पीआईडी है। तो जो सिम्टम होंगे उसके अकॉर्डिंगली अपन उसको ट्रीटमेंट देंगे। बल्कि यूट्रस का एज इट इज कुछ करना नहीं है। बल्कि यूट्रस फाइंडिंग से कुछ नहीं करना, सिम्टम जो है ना पेशेंट को, उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है।
ओके मैम। क्योंकि कोई मल्टीपैरा होगी, 5-6 बच्चे पैदा होंगे मान लो, तो यूट्रस वैसे ही बड़ा हो जाएगा, वैसे ही बल्कि बन जाएगा, हाइपरट्रोफी होगी यूट्रस की। तो मैम अभी तक बच्चे कोई बीमारी नहीं है। फिर भी आता रहता है। और वो इनको जैसे पीआईडी भी कभी कभी आता है, बट पीआईडी की इनको दिक्कत नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड में इनको पीआईडी दिखाता है मैम, क्योंकि थोड़ा डिस्चार्ज वगैरह नहीं होता है इनको पूछने पे। दीपक जी, आपकी आवाज तो मेरे को समझ में नहीं आई, मगर ये समझ में आया शायद पीआईडी होता है उनको, है ना? जी जी, पीआईडी रिपोर्ट में आता है, बट उनको जैसे सामने से पूछने में पीआईडी की शिकायत नहीं होती है। देखो पीआईडी वो, जैसे ही हमें पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड दिखता है ना, मैं तो सोनोग्राफी करती हूँ, तो हम पीआईडी दे देते हैं, मगर पीआईडी का जो असेसमेंट है ना, वो भी क्लिनिकली होता है। आप सिम्टम पूछो, क्या पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज है, क्या पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन है, पीवी करती है तो उनको पेन है, उनको रिलेशनशिप बनाने में पेन है, पेल्विक एरिया में दर्द है, हैवीनेस है, तो ये मतलब सिम्टम जो है ना, ये पीआईडी के सिम्टम है, तब हमें उनको ट्रीटमेंट करना है। अकेला सोनोग्राफी में पीआईडी आती है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें क्यों फालतू में एंटीबायोटिक देनी है? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम नमस्ते कैन आई मैडम। आस्क वन क्वेश्चन मैम? लोकेंद्र मैम जी, मेरा मेरा क्वेश्चन है मैम। लोकेंद्र जी आप पूछिए सर। पहले सर पूछ रहे, सैनी सर उनको पूछने दीजिए। कोई बात नहीं आप नहीं पूछ सर, आप लीजिए। पूछ लीजिए, पूछिए आप। मैडम मेरा एक क्वेश्चन था कि लेडी है, 32-25 एज है उनकी, तो उनके पहले बालिका नॉर्मल डिलीवरी से हुई, सेकंड ऑपरेट से हुई, क्योंकि बीपी का इशू आ गया था, बीपी बहुत बढ़ रहा था, तो उनको लेप्टोल वगैरह लगे हैं और डेपिन वगैरह चली, और तो 6-7 बार आईसीयू में भी शिफ्ट हुए थे वो। तो अच्छा। अभी तो उनकी बालिका ठीक है, अभी 8-9 महीने हो गई, बालिका भी ठीक है, वो भी स्वस्थ है, लेकिन वो इन फ्यूचर चाहते हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लानिंग करें। तो मैडम अब वहां जहाँ पे ऑपरेट किया था, तो उन्होंने बोला था कि आपके 2 बालिका हो गए, तो आप एक काम कीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए, अब बच्चों की आपको जरूरत नहीं है। तो बोले नहीं, हमारे 2 बालिका है, हम चाहते हैं कि आगे प्लानिंग करें। तो देखो मैं डॉक्टर लोकेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो सेकंड बेबी को आपने बोला वो 7-8 बार आईसीयू चली गई, तो उन डॉक्टर ने कुछ देखा होगा, तभी उन्होंने बोला कि आप 2 ही बेबी रखो। आईसीयू में पेशेंट के साथ में क्या हुआ, अपन को पूरी बात का दोनों को नहीं पता। पेशेंट हमेशा अधूरी बात बताता है। आप उसके डॉक्यूमेंट मंगवाइए, पूरा चेकअप कीजिए, डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या लिखा है, ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर ने बोला है तीसरी प्रेगनेंसी नहीं करनी। नहीं, मैं एक्चुअली फाइल मेरे पास आई थी, पूरा देखा मैंने, ऐसा कोई डेपिन 5 चले, उनको लेप्टोल चले, लेप्टोल इंजेक्शन चले, कौन से और इंजेक्शन चले? लेप्टोल आते हैं ना मैडम, लेबाटालोल, लेबाटालोल। ग्रेविडोल, ग्रेविडोल हाँ कह रहे हो, लेबीपेट कह रहे हो आप? हाँ, लेबीटेक लेबी, कह रहे हो? हाँ हाँ, वो लगे, और डेपिन 5 चली, इन इमरजेंसी में डेपिन 10 भी दी उनको, और इसके बाद में उनका बीपी कवर हुआ, बाकी ईसीजी वगैरह सब भी नॉर्मल चले थे, क्योंकि मैं खुद ही साथ में गया था शिफ्ट करवाने के लिए आईसीयू में, जैसे मॉर्निंग में शाम को शिफ्ट किया, मॉर्निंग में वापस छुट्टी कर दी थी उनको। तो फिर हमने दूसरी तरफ कंसल्ट भी किया है, तो उन्होंने बोला आप कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, पर उन्होंने जो मैडम ने बोला है कि आप ऑपरेशन करवा लो, एक ने बोला। तो इसलिए ये बहुत डरावना सिनेरियो होता है। तो अभी तो बेबी है, अभी आप बोलो कम से कम 2 साल तो रुक जा। अभी तो वैसे जी सिजेरियन से बेबी हुई है, दो जी। साल रुक जाना है, और बिल्कुल टाइम टू टाइम चेकअप कराना है। हर महीने चेकअप कराना है, जब भी डॉक्टर को लगे बीपी राइज हो रहा है, फटाफट से मेडिसिन उसकी शुरू कर देनी है। मैम एक्चुअली अभी तो बंद कर दी है, बाकी मैंने उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन कराई, यूरिन अभी डॉटिंग, के लिए नहीं एलसी। बोल रही हूँ मैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी यदि वो प्लान करते हैं तो 2 साल का गैप तो मिनिमम उनको करना चाहिए। क्योंकि सिजेरियन से बेबी हुई है तो यूट्रस के ऊपर जो स्टिचेस लगे हैं वो पूरे भरते नहीं है। और 2 साल के बाद यदि वो बेबी प्लान करने का सोचे, तो दिमाग में ये रख के सोचे कि बीपी मुझे रूटीन में चेकअप कराते रहना है, ताकि कभी बीपी बढ़ा और गोली टाइम से चालू कर ली। इसमें कुछ बाकी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कोई हेल्थी डाइट वगैरह, या फिर कुछ रूटीन वगैरह, कुछ चीजें जैसे कुछ ये है अवॉइड, जैसे कि ना। भाई, हाँ, आप थोड़ा सोल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट खाओ, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखो, अपना वॉक वगैरह करो, ज्यादा वेट को मत बढ़ने दो। ये सब चीजें मैटर तो करती हैं, बाकी जेनेटिक्स होते हैं, जी। जेनेटिक्स में अपना कंट्रोल नहीं है। उनको बस इसी में बढ़ा था बीपी, सेकंड प्रेगनेंसी, बाकी उनकी फैमिली में किसी की हिस्ट्री नहीं, ना तो बीपी की ना शुगर की, किसी की पूरा अपने डिटेल निकलवाई थी, खुद क्योंकि के अरे। जेनेटिक्स होते हैं ना, खुद के भी। कोई जी। दुबला पतला मरीज होता है, उसके बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जीन्स नहीं है बीपी को कंट्रोल करने के, वो गड़बड़ है उनमें। तो वो चीज अपने हाथ में नहीं होती फिर। तो सबसे मेरी एक जेंटल रिक्वेस्ट है
कि सबसे पहले आप लोग, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सोनिया गुप्ता, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, आपको 99% उनके रिप्लाई मिल जाएंगे और आपको बेनिफिट ही होगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। आप अपने पेशेंट्स को भी सब्सक्राइब करवाएंगे मैम तो भी आपको बेनिफिट होगा। गुड इवनिंग मैम। मैम एक क्वेरी मेरी भी है। हम्म। हेलो। मैम अभी एक पेशेंट है और उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई लगभग 1 महीने हो गए, मगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाह रही। उनको मैंने मिफ्टी किट दिया था, तो उनका अभी तक ना तो कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है। क्या हाँ, वजह हो मुझे सकती है आपको मैम? यही एक मैसेज इंपॉर्टेंट देना था कि आप किसी भी पेशेंट को एमटीपी किट बिना सोनोग्राफी कराए मत दें। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसको देखकर आपने एमटीपी किट किसी मरीज को पकड़ानी नहीं है मेडिकल स्टोर से देकर। आप साफ साफ बोल दो कि आप पहले सोनोग्राफी करा कर आओ, उसके बाद ही एमटीपी किट मिलेगी। ओके मैम। तो मैम तो उन्होंने आप तो ये ले जो लिया है, पेशेंट पर है उसकी सोनोग्राफी करवाओ। एक तो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। मैडम मैम नमस्कार। सपोज मैम जैसे बात है, अब नेक्स्ट पेशेंट के लिए करा लेंगे, बट अभी इस पेशेंट के लिए क्या करें इसमें जो भी आपको सोनोग्राफी करानी है। जब आपने एमटीपी किट दे दी, वो पोर्ट नहीं हो रही, तो सोनोग्राफी तो करानी पड़ेगी ना आपको। ओके तो क्या मैम। पता कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, क्या पता एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आपको क्या पता है कुछ मैडम बात। नमस्कार। हाँ जी। ओके मैम। मैडम एक पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, अभी 2 साल पहले वो आए हुए थे। हेलो। बताएं। एक पेशेंट आए हुए थे मैडम, वो अभी उनको शादी को 1 साल हुआ था, कुछ टाइम तक उनका पीरियड आया, लेकिन उसके 6 महीने बाद पीरियड उनका बंद हो गया। फिर क्या हुआ कि मेरे पास आया और ऑनलाइन ही उनको दिखाए हम, तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया एब्डोमिनल मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए। हम्म। अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, लेकिन उसमें जो है तो उनका यूटेरस जो है तो नहीं आया। तो जो डॉक्टर सोनोलॉजिस्ट थी उन्होंने मुझे बोला कि आप इनका टीवीएस करवाइए, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, सीन नहीं हो रहा है। तो हमने अपने डॉक्टर से बात किया, तो वो बोले कि टीवीएस उनका करा लो, तो टीवीएस भी जो है तो उसमें भी सीन नहीं हुआ। तो हाँ, फिर तो वो सीटी। पेशेंट है ना, आपको झूठ बोल रही है, उसको पीरियड नहीं आते होंगे। एमआरआई कराओ आप उसकी। जी तो नहीं, एमआरआई भी, सीटी स्कैन भी हुआ मैडम। सीटी में भी जो है तो उसमें भी नहीं आया उनका। हाँ, तो ये तो क्या मुलेरिया। ऐसा पॉसिबल है कि यूटेरस ना हो? हाँ, पॉसिबल है। तो फिर क्या हुआ कि अभी मेरे से फिर वो 2 साल तक मेरे से दूर रहे, बिल्कुल मेरे पास नहीं आया और ना मेरे को बताया कि क्या है क्या नहीं। मैं साफ साफ बता दिया। और जो डॉक्टर्स थी, मैं फिर खुद ही गया वहां पे और मैंने सारी चीजें उनसे पूछी, तो वो बोले कि देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे डायरेक्ट पेशेंट को मत बताओ, और ये बातें हैं, इनको कभी बच्चा कंसीव नहीं होगा, पीरियड वगैरह इनका नहीं आएगा कभी, और ये झूठ बोल रही हैं, जो भी है ये हकीकत है, जो आ रहा है हम आपको बता रहे हैं। फिर क्या हरीश जी, हुआ कि आप अभी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा है ना। आप डायरेक्टली, आप जैसे, आप ऐसे सीधा नहीं बोल सकते कि आपका यूट्रस नहीं आया है सोनोग्राफी में। आप उनको बोलो इसमें दिक्कत ज्यादा आई है, आप डॉक्टर को दिखाओ। नहीं, तो मैंने बोला और फिर ये भी बताया, करीबी ही है, तो मैंने बता भी दिया कि देखो डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे बोला हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि बच्चा कंसीव करना और पीरियड दोबारा आना, क्योंकि यूटेरस है ही नहीं। तो फिर हम्म। ऐसे में क्या हुआ कि वो अभी अभी मैडम मतलब कि 7-8 महीने पहले वो गए थे। एक मेरे यहाँ नामी गायनकोलॉजिस्ट हैं और सोनोलॉजिस्ट भी हैं वो, उनको दिखाया, तो फिर वो दिखाने के बाद कोई मेडिसिन चला और उनका 2-3 महीने पीरियड आया, पता नहीं कैसे कैसे, वो झूठ बोल रही है फिर की सही बोल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके हस्बैंड ने मुझे बताया। तो मैंने बोला कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, जब डॉक्टर्स ने बोल दिया और इतनी जांचें भी हुई हैं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नहीं, आप अगर ऐसे बोल होगा रही ना, हो। उसको जो मेजर पार्ट ऑफ यूट्रस है वो नहीं होगा, क्या पता कोई यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी बहुत सर्विक्स में हो जो बीच बीच में ब्लीड करती हो। तो फिर वो बोले कि अब ऐसे में हम क्या करें, अब पीरियड फिर से उनका आज 4-5 महीने से आना बंद हो गया है। 2-3 महीने तो आया थोड़ा हम कुछ बहुत। नहीं कर सकते उसमें, उनको मुश्किल है तो उनका मामला। तो हम जो है तो फिर क्या कहते हैं कि अब यही बोले जाओ डायरेक्ट देख। और ये डॉक्टर्स भी हो सकता है आपको पैसे लेने के चक्कर में या जो भी हो, वो बोल रही नहीं बच्चे वगैरह होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही हो जाएगा, ऐसा कुछ। वो एकदम पूरा ढाढ़स बना रही है, उनको विश्वास दिला रही हैं, तो क्या ये कैसा क्या है? नहीं, सही कैसे प्रैक्टिस क्या नहीं है। करें? दिस इज नॉट राइट प्रैक्टिस। यदि एमआरआई में यूट्रस नहीं है, ऑर्गन ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा पीरियड। वही तो। और वो उसके हस्बैंड जो है तो बता रहे हैं नहीं आया हुआ है, और जबकि डॉक्टर्स ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। हम खुद ही गए थे फेस टू फेस, ऑनलाइन तो दिखाए ही हैं उस पेशेंट को। कोई बात नहीं ऋषि, यू आर राइट, और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, जो रिपोर्ट्स में है वही है।
क्या जो ये आईएफ वगैरह होता है, आईवीएफ होता है क्या, इसमें पॉसिबल है क्या वो कि मतलब बच्चा कंसीव पकड़ पाए कैसे करेगी? उसमें भी? सरोगेट मदर लेनी पड़ेगी। इतना कर पाएगा वो? किसी और को माँ बनाना पड़ेगा। इतना कुछ इंडिया में लीगल ही नहीं है सब चीजें। वो आप यही है कि वो दूसरा शादी वगैरह करें, ऐसा कुछ है अब? यही चल रहा है उन लोगों का कि मतलब कि, तो वो एक बार सोच रहे हैं कि हम चाहते हैं और आईवीएफ वगैरह हो सकता है पॉसिबल हो आईवीएफ से। क्या ऐसा पॉसिबल है मैम? मैंने सरोगेट चाहिए ना, उसमें यूट्रस नहीं है तो किसी और के बच्चा बना के डालना पड़ेगा। कौन मदर बनेगी? जी जी जी। चलो। ओके, थैंक यू मैम। या थैंक यू पेशेंट वेरी बोलिए मच। एक बार। मैम हाँ जी डॉक्टर निमित जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल्स आयरन स्किप करे तो जो बच्चा आने वाला है तो उसमें बाईफीडा हो सकता है मैम? क्या हो सकता है? बाईफीडा। नहीं, देखो, जो स्पाइना बाइफिटा रिकमेंडेशन है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से ही है। ओके मैम। जो पहले 3 महीने में फोलिक एसिड खाना मस्ट होता है, वो वन यस मैम। मिलीग्राम की जो गोली होती है फोलिक एसिड की वही देनी है। बाद में जो अपन आयरन देते हैं उसमें इतना सारा फोलिक एसिड नहीं होता, क्योंकि 3 महीने में स्पाइन डेवलप हो जाता है, न्यूरल कोड डेवलप हो जाती है पूरी। ओके। और मैम एक और क्वेश्चन है। एक ओवेरियन टॉर्सन बोलते हैं मैम, जिसमें कि वो गांठ बन जाती है, तो मैम उस बीमारी का मतलब उससे क्या इफेक्ट पड़ता है और ओवेरियन क्या ये टोर्जन में इनफर्टिलिटी का कारण है? ओवेरियन सिस्ट टोर्जन होता है बेसिकली। जैसे ये मॉडल है, ये यस ओवरी मैम। है, इसके अंदर कोई सिस्ट बन गई तो वो ओवरी को लेके घूम जाती है ऐसे। जैसे अपन ने किसी अपने टॉवल को ऐसे ट्विस्ट कर दिया, उससे उसकी यस ब्लड मैम। सप्लाई चली जाती है ओवरी की भी। और कभी कभी सिस्ट अपनी घूमती है, ओवरी नहीं घूमती है, तो उसमें भयंकर पेन होता है पेशेंट को। और ये एक्यूट इमरजेंसी होती है, तुरंत लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी से हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। यदि सिर्फ सिस्ट 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 टोर्जन हुई है, ओवरी सेव है, ओवरी को हम छोड़ देते हैं। कई बार सिस्ट ओवरी को लेके घूम जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ओवरी भी निकालनी पड़ती है। कभी कभी ओवरी भी घूम जाती है बिना सिस्ट के भी, ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। तो ओके उसमें मैम। बहुत ज्यादा मैम भयंकर थैंक यू पेन सो होता है मच। पेशेंट को। हाँ, सोनोग्राफी में पता चलता है, मांस दिखता है और पेन होता है, हेमरेजिक फ्लूइड आ जाता है, एक्यूट इमरजेंसी होती है। तो अपन को वो ओवरी डैमेज हो जाती है तो उसको निकालना पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी। चलो, मैं होप करती हूँ कि सबको काफी चीजें मैम क्लियर। मैम एक क्वेश्चन और है। क्या बस मैम अब ये ओवेरियन लास्ट है, सिस्ट क्योंकि की? देखो 7 o'clock हो गए। मैंने बिल्कुल बिल्कुल मैम। प्री ओके ओके मैम। ऑप्टिमेशन बिठाई हुई है अभी 1 घंटे मैम के लास्ट लिए। क्वेश्चन। यस मैम हाँ। लास्ट। मैम मैडम मेरा क्या एक क्वेश्चन है। ओवेरियन सिस्ट का परमानेंट इलाज मेडिसिन से है मैम? किसका? ओवेरियन सिस्ट का इलाज क्या मैम हम मेडिसिन से कर सकते हैं? ओवरी डिपेंड, ओवेरियन सिस्ट तो बहुत तरह की होती है। सब डिपेंड करते हैं ओवेरियन सिस्ट किस टाइप की है। ऐसे हर ओवेरियन सिस्ट का ट्रीटमेंट गोलियों दवाइयों से नहीं होता, अलग जी अलग मैम। होती है। थर्मोइड आ गई, कॉम्प्लेक्स सिस्ट आ गई, एंडोमेट्रियोमा आ गया। देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ सिस्ट। तो हमें देखना पड़ता है किस प्रकार की सिस्ट है, किस पेशेंट की स्टेज तक उम्र मैम कितनी हो है। सकता है? सिंपल किस सिस्ट स्टेज होती तक है हो ना। सकता है? जी जी। देखो मेरी बात सुनो, आप कंफ्यूज हो रहे हो सुनील जी। ओवरी की सिस्ट दो प्रकार की होती है, एक फिजियोलॉजिकल होती है और एक पैथोलॉजिकल होती है। मतलब एक बीमारी वाली सिस्ट होती है और एक नॉर्मल सिस्ट होती है। बीमारी वाली सिस्ट कभी ठीक नहीं होगी जिंदगी में, क्योंकि उसको बीमारी है। और जो फिजियोलॉजिकल सिस्ट होती है उसमें आती है हेमरेजिक सिस्ट, कार्पस ल्यूटियम सिस्ट और सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट। यदि सिंपल सिस्ट दी जाती है तो उसमें हम 3 महीने का फॉलोअप देते हैं पेशेंट को। उसमें जनरल मेडिसिन दी जाती है, जैसे पेन किलर दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, और उनको हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। जो सिंपल सिस्ट होती है, जिनको मैं बोल रही हूँ बिना बीमारी वाली गांठें, वो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाती है। उनको फिजियोलॉजिकल सिस्ट बोला जाता है। और जो सिस्ट पैथोलॉजिकल होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, उनको देखना पड़ता है वो किस टाइप की सिस्ट है। यदि वो एंडोमेट्रोमा है, चॉकलेट सिस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट करना पड़ता है। डर्मोइड है, तुरंत निकालना पड़ता है। क्या साइज की सिस्ट है, 5-6 सेंटीमीटर से बड़ी सिस्ट है, तुरंत निकालना पड़ता है। तो सिस्ट अलग अलग होती है ओवरी की, और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है पेशेंट्स के हिसाब से। एक अप्रोच सब पे लागू नहीं होती इसमें। ठीक है? थैंक यू ओके मैम। थैंक यू मैम। ठीक है पुष्कर जी, चलो टाइमिंग फिर मैम। हम कर लेंगे। आप बहुत सारी क्वेरीज इकट्ठे कर लो, और आपको किसी लेवल पे लगे आपको गायनी की नीड है, आई एम हियर जी। विद यू फॉर योर बैकअप। और थोड़ा वर्किंग आवर्स ऐसा रहता है मेरा, तो आप मुझे कोशिश करें कि मॉर्निंग आवर्स में 10:30 से पहले और इवनिंग में 6 बजे के बाद मुझे पेशेंट्स दे दें, और बीच में भी याद कर ले
क्योंकि यदि मेरे बीच के लाइव पेशेंट नहीं चल रहे होंगे तो मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगी। कभी मैं ओटी में होती हूँ, कभी कहीं फंसी हुई होती हूँ, और मेरा ऐसे मन करता है कि जियो के पेशेंट्स को भी हमेशा हेल्प की जाए। बट बस ये समझ लिया करो मैडम कहीं फंसी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं, अपने कोई और वेबिनार प्लान करेंगे, और लोग जोड़ो ताकि उनको भी हेल्प मिले, उनसे हमें भी हेल्प मिले। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक्स फॉर धन्यवाद ज्वाइनिंग। सो मच। ओके। माफी चाहूंगा सुनील जी, अगली बार आपका भी टाइम आ जाएगा मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। ऑल कैन लीव नाउ, थैंक यू। कोई बात नहीं, कर लूंगा। ओके ओके। थैंक यू सर।